हेलो एवरीवन। मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो। फ्रेंड्स, आज है 28 दिसंबर और दिन है सोमवार। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में, और उन क्वेश्चन से बनने वाले इंपॉर्टेंट आपके जितने भी फैक्ट्स हैं या फिर उनसे बनने वाले और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो किसकी बात हो रही क्वेश्चन में? जेंडर डाटा हब की स्थापना की। तो इसकी स्थापना केरल राज्य में की जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो ये जो पहल है ये केरल की सरकार और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने देश के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए सहयोग करने का निर्णय लिया। यानी किसकी पहल है? एक तो केरल की सरकार की, और जो संयुक्त राष्ट्र में जो महिलाएं हैं उन्होंने मिल करके, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में महिलाएं से मतलब क्या है, जो वहाँ की प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने मिलकर के निर्णय लिया है कि केरल में जेंडर डेटा हब की स्थापना की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, लैंगिक असमानता है, उसको समानता में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। और महिलाओं को और आगे बढ़ने के लिए अग्रसर किया जाएगा। ठीक है। हाँ, इससे क्या होगा मैंने बता दिया। इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? नवंबर 2015 में की गई थी इस कार्यक्रम की, और ये भारत में पहली बार केरल में लागू किया जा रहा है। ठीक है। बात हो रही है केरल, तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। जरूर से याद रखें। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी है? ठीक है। तो इस समय क्या है, प्रत्येक राज्य में देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे सरकार जो आपका जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, लालच की वजह से धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, अब सभी सरकारें उसके खिलाफ सख्त हो रही हैं और कानून बना रही हैं। तो आपको आंसर मतलब आपको क्वेश्चन से पता चल गया होगा, मैंने आपको जो डिटेल दी कि किस आखिरकार किसके बारे में बात की जा रही है। तो इस किस सरकार ने मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इसके तहत शादी या किसी अन्य धोखाधड़ी के जरिए धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने इस विधेयक में ऐसा प्रावधान किया है। ठीक है। कितने? 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। ऐसा ही कुछ प्रावधान कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 साल की सजा का तो प्रावधान था, लेकिन जो जुर्माने का प्रावधान था या जुर्माने की राशि थी वो 50,000 थी। ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले में अंतर है। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ही नियम लागू किए गए, ऐसा ही विधेयक लाया गया। उसमें जो सजा सजा का प्रावधान है 7 साल का सजा का प्रावधान है। ठीक है। तो यानी कि अब सरकारें धीरे धीरे धर्म परिवर्तन के लिए सख्त हो रही हैं। ठीक है ना। हाँ, कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में लद्दाख का कौन सा गांव पहली बार विद्युतीकृत हुआ है? जी हाँ, यानी कि इस गांव में पहली बार बिजली गई है, इलेक्ट्रिसिटी पहली बार गई है। तो ये गांव है लद्दाख का उम्बा। कौन सा गांव है? उम्बा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये जो आपका गांव है, तो ये इसका जो जिला मुख्यालय है कारगिल, उससे 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। हाँ, कारगिल से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर बात की जाए समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की, तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितने? 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जब यहाँ पर सर्दियां होती हैं, जब यहाँ पर सर्दियों का मौसम आता है, तो बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। जब जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो उससे क्या है, इसका मेन लैंड से, या फिर यूं कहें कि भारत के अन्य हिस्से से इसका संपर्क टूट जाता है, क्योंकि सभी रास्ते आपके ब्लॉक हो जाते हैं। तो कितने महीने के लिए? लगभग 5 महीनों के लिए इसका संपर्क अन्य क्षेत्रों से टूट जाता है। ठीक है। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो बिजली सप्लाई की गई वो किसके द्वारा की गई? तो रॉयल इनफील्ड, आप सभी जानते हैं फेमस कंपनी है रॉयल इनफील्ड, तो उसका एक सीएसआर प्रोजेक्ट है। सभी कंपनियों का सीएसआर प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। तो उससे क्या करते हैं वो लोग? हाँ, उसमें पैसा लगाते हैं किसके लिए? सोशल वर्क के लिए। तो उसी के तहत इसका डेवलपमेंट किया गया है। तो रॉयल एनफील्ड के सीएसआर प्रोजेक्ट के साथ साझेदारी में ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने उम्बा में 17.5 किलोवाट की सौर विद्युत प्रणाली की स्थापना की है। ठीक है। कौन सी प्रणाली है? सौर विद्युत प्रणाली है।
ठीक है। बात हो रही है लद्दाख की, तो लद्दाख के वर्तमान में डेप्यूटी गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर। जरूर से याद रखें, पूछा जा सकता है। और आप सभी जानते हैं कि लद्दाख के साथ साथ आपका जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो जम्मू कश्मीर के आपके कौन है डेप्यूटी गवर्नर? वो है आपके मनोज सिन्हा। ठीक है, याद रखें, पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव या फिर यूं कहें कि विज्ञान समिति का 6वां संस्करण आयोजित किया गया, 6th एडिशन। ऑप्शन डी आपका कुछ सही होगा। ठीक है ना, तो ये 6वां था, यानी कि इससे पहले जो 5 एडिशन हुए वो कहाँ पर हुए? तो जो पहला और दूसरा एडिशन था वो न्यू दिल्ली में हुआ, थर्ड एडिशन आपका चेन्नई में हुआ, और आपका 4th एडिशन लखनऊ में हुआ, और 5th एडिशन आपका कोलकाता में हुआ। ठीक है, यानी कि शुरुआत के दोनों दिल्ली में हुए थे, तीसरा चेन्नई में, चौथा लखनऊ में, 5वां कोलकाता में, और 6वां कहाँ पर हुआ? तो 6वां आपका वर्चुअली किया गया। ठीक है ना, इसके लिए कोई सम्मेलन नहीं किया गया, वर्चुअली प्लेटफॉर्म पर इसका प्रसारण किया गया। ठीक है ना, हाँ, वहीं पर सभी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। तो इसका आयोजन 22 से 25 दिसंबर के मध्य किया गया। ठीक है, हाँ, इस बार की थीम क्या रही इसकी? तो इस बार की थीम थी विज्ञान के लिए आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल वेलफेयर। क्या रही? विज्ञान के लिए आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल वेलफेयर। याद रखिए, थीम कभी कभी जो प्रमुख सम्मेलन है, प्रमुख उत्सव हैं, उनकी थीम कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में SR फारूकी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो SR फारूकी हैं, इनका संबंध लेखन के क्षेत्र से, यानी कि ये एक लेखक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। यह एक भारतीय कवि और उर्दू समीक्षक और सिद्धांतकार थे। 1996 में, यानी कि 1996 में इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया, और 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, 1996 में सरस्वती सम्मान और 2009 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। SR फारूकी का संबंध है लेखन क्षेत्र से, यानी कि एक लेखक है। बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? या फिर यूं कहें कि ट्रेन की जगह आप इस तरीके से लिखें कि ड्राइवरलेस मेट्रो। जी हाँ, ठीक है ना, हाँ, ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा देश की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका आयोजन आज ही के दिन, यानी कि 28 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। कब किया जाएगा? आज के दिन, यानी कि 28 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। यह दिल्ली की मेजेंटा लाइन, जी हाँ, अगर आपने दिल्ली मेट्रो में आपने कभी ट्रेवल किया होगा तो अलग अलग रूट्स के लिए अलग अलग रूट्स जो हैं उनको कलर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रेड लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, इसी तरीके से है उसमें, उनमें से आपका, उन रूट्स में से आपका है एक मेजेंटा लाइन वाला रूट। ठीक है, उस पर ये आपकी चलेगी, जो कि लगभग 38 किलोमीटर लंबी लाइन है, या फिर यूं कहेंगे 38 किलोमीटर लंबा आपका वो ट्रैक है, वो रूट है। ठीक है, हाँ, ये जो आपकी ड्राइवरलेस ट्रेन है या फिर ड्राइवरलेस मेट्रो है, इसका परीक्षण 2017 से शुरू किया गया था। कब? 2017 से इसका ट्रायल चल रहा है, और अब इसको 2020 में इसको फाइनली साल के अंत में लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, बात हो रही है नई दिल्ली मेट्रो की। तो इसका शुरुआत कब की गई थी इसकी, यानी कि पहले मेट्रो कब चली पहली? तो 2002 में, यानी कि लगभग आपके 17 से 18 साल इसके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या जो ड्राइवरलेस मेट्रो है, क्या ये सभी रूट्स के लिए चलेगी? तो नहीं, ये सभी रूट्स पर नहीं चलेगी। ठीक है ना, हाँ, सिर्फ ये इसी मेजेंटा लाइन पर ही चलेगी। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकारी रिहायशी आवासों के आवंटन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरकारी रिहायशी आवासों के लिए ई संपदा ऐप को लॉन्च किया गया है। ई संपदा ऐप को और ई संपदा पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो हाल ही में संपदा निदेशालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? तो इससे 28 राज्यों में स्थित 45 कार्यालय परिसरों में सरकारी संगठनों के लिए कार्यालय के स्थान का आवंटन
किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी कार्य सरकारी संगठन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, अगर वो कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो अब उनको अलग अलग जगह जाकर के अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप इसी ई संपदा पोर्टल पे ऐप पर जाइए और यहीं पर अपने लिए स्थान मीटिंग के लिए, समारोह करने के लिए आप यहीं पर बुक कर सकते हैं। इसके तहत जो अलग अलग 4 वेबसाइट्स थी भारत सरकार की, उनको एक मिक्स करके एक कर दिया गया है और इसके लिए 2 ऐप अलग से भी काम कर रहे थे। एक आपका एम आवास ऐप है और एक है एम अशोका 5 ऐप। तो इनको मिला करके भी अब एक कर दिया गया, वो क्या है, ई संपदा ऐप कर दिया गया है, यानी सभी को इकट्ठा कर दिया और एक ही जगह मिला दिया गया है। ठीक है, अलग अलग बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है, इस ऐप का नाम है ई संपदा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें क्वेश्चन का हालांकि आंसर बहुत से लोगों को पता भी होगा, आगे हम पिछले वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे आपका 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्या है 25 दिसंबर? आपको तुरंत से पता चल गया होगा, पूर्व पीएम अटल जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, 25 दिसंबर को एक महान शख्सियत की जन्म दिवस होता है। वो कौन है? मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक और महान शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय जी का बर्थडे भी 25 दिसंबर को ही बर्थडे या जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये जो सुशासन दिवस है, ये अटल जी के लिए को ही रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हीं के उपलक्ष्य जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है ना? हाँ, इसे 2014 से शुरू किया गया था मनाना। ठीक है ना? हाँ, तो आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी ने बहुत सारे काम किए जो गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। जैसे कि उन्होंने शुरू किया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दूर संचार क्रांति, सर्व शिक्षा अभियान, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना। इस प्रकार की जो परियोजनाएं शुरू की, उससे क्या है, भारत का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। ठीक है, हाँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अटल जी को भारत रत्न किस वर्ष मिला था। ठीक है, आपने अगर पिछले के वीडियो देखे होंगे पीछे वाले, तो आपको जरूर से पता होगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जिसका भी अपकमिंग ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है, जी हाँ, अभी जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है आपका 7 से 8 तारीख के पास, या फिर जो आगे भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आगे फॉर्म को भरना चाहते हैं और अब उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा चैनल पर एक पुरानी प्लेलिस्ट भी है ट्रिपल सी की वीडियोज़ की, 7 से 8 वीडियो हैं, वो देख लीजिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और एक प्रैक्टिकल वीडियो की सीरीज भी शुरू की गई है, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं। वो अभी नई सीरीज है, 2 वीडियो ही आए हैं, लेकिन वो भी जा करके देख लीजिए, उससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो पुरानी और नई दोनों सीरीज आपको देख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित कामोव 226T क्या है? यानी कि कामोव 226T क्या है? तो यह एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ट्विन इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर है और एक रूसी हेलीकॉप्टर है। ठीक है ना? हाँ, रूस का बहुत ही प्रचलित हेलीकॉप्टर है। तो याद रखना है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। जो इसका डिजाइन है वो किसने तैयार किया है? तो इसका डिजाइन किया है KDB। क्या मतलब है इसका? कामोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशियन हेलीकॉप्टर्स ने एक साथ मिल करके इंडियन रशियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड नाम से एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है, जो कि भारत में कामोव 226 हेलीकॉप्टरों को असेंबल करेगा। ठीक है, यानी कि भारत ने और रसिया ने मिल करके एक नया जॉइंट वेंचर स्थापित किया। कौन सा? IRHL, इंडियन रशियन हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, और इसी के तहत आपके ये सभी जो हेलीकॉप्टर उनको असेंबल किया जाएगा। भारत ने अभी 200 हेलीकॉप्टर का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे कि आपके 60 हेलीकॉप्टर तो बने बनाए रूस से ही आ जाएंगे और 140 हेलीकॉप्टर्स को यहीं भारत में ही असेंबल किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है, कामोव 226T क्या है? आपका एक प्रकार का हेलीकॉप्टर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आपके 9 ही क्वेश्चन थे आज के वीडियो में। अब लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में भारत में एक नई आर्द्र भूमि परिसर को जोड़े जाने के बाद आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी होगी? आर्द्र भूमि यानी कि वेट लैंड। तो अब टोटल संख्या हो गई है 42। कितनी हो गई है? 42। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना? हाँ, इसके पहले कितनी थी? 41। और कहाँ पर आपकी ये खोजी गई है? तो लद्दाख में ये परिसर है। लद्दाख में ये परिसर है, तसोकार, इस तरीके से लिखेंगे, तसोकार।
कार ये परिसर है, यहाँ पर 2 झीलें हैं इस परिसर के अंदर, इसीलिए इसको परिसर कहा गया है, झील नहीं कहा गया है, ठीक है ना। हाँ, तो तसोकार नाम का एक परिसर है, इस पर 2 झीलें झीलें हैं जो कि खारे पानी की झीलें हैं। इनको आद्य भूमि के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। आद्य भूमियाँ जो हैं आपकी, इन्हें रामसर साइट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर आद्य भूमियों के लिए इन्हीं को लेकर के एक पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो तब से इनका नाम दे दिया गया रामसर भूमि या फिर रामसर साइट्स, ठीक है। और उसको सम्मेलन को नाम दिया गया रामसर कन्वेंशन, पहली बार 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था, ठीक है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ले लेते हैं आज के क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस महाद्वीप में पहली बार कोरोना का मामला सामने आया? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमसे बिना किसी हेजिटेशन के शेयर कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स लेना चाहते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स अपने बेस को, जीएस के बेस को बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स खरीदना चाहते हैं या फिर उनको देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर जा करके क्लिक करके आप उस एनसीईआरटी के बुक्स को परचेज भी कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो अगर चैनल पर आती है तो आप इसको मिस ना कर सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।